हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, आज हमारा 9th लेक्चर है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर एंड मेरे डिटेल लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं देखे हैं, प्रीमियम लेवल का कंटेंट है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी या आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन लाए हैं। सिर्फ आपने मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। इस टॉपिक से फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आए और आपसे नहीं निकले। अगर आपको इन पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। यहां पे आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में स्टेटमेंट्स गिवन है। आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ मार्केट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स अ फिक्स्ड फिजिकल प्लेस ऑफ एक्सचेंज, अ फॉर्मल गवर्नमेंट रेगुलेशन टू हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। जरा आप मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स में जब हम मार्केट की बात करते हैं, क्या हम किसी फिक्स प्लेस की बात करते हैं? बताओ। नहीं, हम किसी भी फिक्स प्लेस की बात नहीं करते हैं। मार्केट जस्ट अ मैकेनिज्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, किसी प्लेस पे है या कहीं पे भी है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। Perfect competition is mainly an ideal theoretical model rather than a real world reality because actual markets naturally have unequal information and product differences. जरा मुझे आप बताओ, जो कॉन्सेप्ट है ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, क्या ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकल लाइफ में भी है? ये रियल वर्ल्ड रियलिटी है इसके अंदर? नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये रियल वर्ल्ड रियलिटी है ही नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। कैसे? यहां पे बोला जाता है कि जो भी बायर्स एंड सेलर्स है, इनको एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, 100% नॉलेज है। ऐसा आज के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, a key characteristic of both perfect and monopolistic competition, is limited only to the short run period of production. हमने जो पढ़ा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, क्या ये सिर्फ शॉर्ट रन में है? बताओ। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहां पे इज लिमिटेड ओनली टू द लॉन्ग रन, ये सिर्फ लॉन्ग रन में है। अच्छा, शॉर्ट रन हमने पढ़ा है एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे जो कैपिटल है ना वो फिक्स होता है, जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है। लेकिन लॉन्ग रन में सारे हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट रन की, अब शॉर्ट रन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, यानी एंट्री ऑफ द फर्म आएगी, यानी उसने फिर कैपिटल वगैरह लाना है। लेकिन शॉर्ट रन तो ऐसा पीरियड है जहां पे नया कैपिटल कुछ भी नहीं आएगा, यानी जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो वहीं की रहेंगी, बाहर से कोई एंट्री कोई एग्जिट नहीं होगा। While monopolistic competition allows the easy entry of new firm, a pure monopoly depends on strong barriers to entry to maintain abnormal profits in the long run. बताओ। बिल्कुल ये करेक्ट है। अगर हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो वहां पे इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मोनोपोली की, जहां पे एक सिंगल सेलर है, तो सिंगल सेलर इसी वजह से है क्योंकि वहां पे बहुत सारे बैरियर्स हैं, वहां पे एंट्री ही नहीं है, इसी वजह से वो सिंगल सेलर है। उसकी वजह से फिर उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट, या इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट,
या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न करता है लॉन्ग रन में भी। अगर हम बाकी मार्केट्स की बात करेंगे तो वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है बी ऑप्शन, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when technology allows many firms to operate efficiently in the markets, which market structure represent a better use of society's resources? Very important question and conceptual question है, जरा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर चाहिए इसका। जब टेक्नोलॉजी अलो करती है एक फर्म को टू ऑपरेट एफिशिएंटली, जितनी आपकी हिम्मत है उतनी एफिशिएंटली आप ऑपरेट कर सकते हो। Which market structure represent a better use of society's resources? इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट सबसे ज्यादा एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, यानी बेटर यूज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज? बताओ, क्या मोनोपोली में ऐसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली को क्या टेंशन है, वो सिंगल सेलर है, चाहे वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका प्रॉफिट अगर वो बढ़ाना चाहता है तो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेगा, है ना, खत्म। यहां पे भी थोड़ा सा कंट्रोल है ओलिगोपोली में, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी थोड़ा सा कंट्रोल है प्राइसेस के ऊपर, है ना। परफेक्ट कंपटीशन, अब परफेक्ट कंपटीशन में हर एक जो सेलर है ना वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा एग्जिस्टिंग प्राइस पे। अगर वो चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो जाए तो वो अपनी कॉस्ट को कम करेगा, जितना पॉसिबल है उतनी वो अपने कॉस्ट को कम करना चाहेगा। यानी सबसे बेटर यूज कहां पे होगा? परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not a feature of monopolistic competition? बताओ भाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि फीचर नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? जल्दी से आंसर करो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, ये तो है, हमें नहीं बताना है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, हमने पढ़ा है एक यूनिक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वहां पे है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट एक जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सोप है, सारी सोप एक जैसी है, लेकिन अलग अलग कंपनीज की अलग ब्रांडिंग की वजह से थोड़ा सा केमिकल अलग कर दिया, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पेटेंट्स के थ्रू, उससे वो थोड़ा सा प्रोडक्ट को डिफरेंस करते हैं, यूनिक करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये भी फीचर है। प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है बल्कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो ये करेक्ट है, यानी दिस इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेलिंग कॉस्ट्स आर यूज्ड फॉर सेल प्रमोशन, बिल्कुल यहां पे सेलिंग कॉस्ट एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल होता है, तो जिससे हम क्या करते हैं, अपनी सेल को प्रमोट करते हैं इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है मार्केट स्ट्रक्चर एंड उनके फीचर्स। करो मैच, करो जल्दी से इसका आंसर। देखो, सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन मैच होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्रीली मोबाइल बिटवीन फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये फ्रीली मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह इनको आराम से लिया जा सकता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसके साथ मैच होगा। फिर है मोनोपोली, बताओ मोनोपोली किसके साथ मैच होगा? वेरी गुड, इसके साथ। लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म की एंट्री पे बहुत सारे लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये दो हैं, यहां पे असली मजा आएगा, देखते हैं कौन कौन इन दो का सही आंसर करता है। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहां पे है प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, ओलिगोपोली होमोजीनियस आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब मैं इसको पहले मैच करता हूं, ये हो जाएगा इसके साथ और ये हो जाएगा इसके साथ। अच्छा, अब आप कहोगे सर जो ओलिगोपोली है यहां पे होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूंगा स्टील की, जैसे आपके पास आयरन बार है जिनको हम सरिया कहते हैं,
आयरन बार आप मुझे बताओ, एक है टाटा का, दूसरा किसी और कंपनी का है, क्या दोनों आयरन बार सेम होते हैं? बिल्कुल 100% सेम होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ओलिगोपोली में वो होता है। दूसरा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में आप ले लो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल एक कंपनी का, दूसरी कंपनी का, थोड़े से फीचर्स में डिफरेंस है, ओके, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। या आप गाड़ियां ले लो, अलग अलग होती है, इसके अलग टाटा की गाड़ी है इसके अलग फीचर्स होंगे, मारुति की होगी उसके अलग फीचर्स होंगे। यानी ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, स्टेटमेंट 1, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग रन में फर्म्स सिर्फ अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है। इन द लॉन्ग रन फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स एलिमिनेट्स सुपर नॉर्मल एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट्स इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, ये भी करेक्ट है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, इसकी वजह से कभी कभार फर्म जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है शॉर्ट रन में, उसको एलिमिनेट कर देता है कौन? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यानी कोई फर्म बाहर से आ जाती है। सब नॉर्मल प्रॉफिट ये भी इरेज हो जाता है। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते क्या है? हमारे पास तीन टर्म्स होती है, एक तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा हो गया हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी रखता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, एंड फिर होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट। हम जानते हैं हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का होता है जो उसको बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होता है, बस इतना आपको याद रखना है। या आप ये याद रखो, अगर फॉर एग्जांपल ये एंटरप्रेन्योर जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अगर ये कहीं और पे काम करता है किसी और कंपनी में, अगर वहां पे इसको मिल रहे होते 50,000, उतना ही प्रॉफिट इसको यहां पे मिल रहा है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यानी इसका प्रॉफिट अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है। अगर कहीं और काम करता, वहां पे इसको मिलता है 50,000, वही 50,000 इसको अपने बिजनेस में मिल रहे हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। समझ गए? अगर यहीं पे ये अर्न करेगा 70,000, ठीक है, यानी जितना उसको जरूरत है उससे ज्यादा वो अर्न कर रहा है, तो वो हो गया हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 होगा आपने समझना है, यानी फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। समझ गए आप? जब हम कहेंगे इकोनॉमिक लॉस, यानी कि सब नॉर्मल प्रॉफिट, अगर फॉर एग्जांपल इसको कहीं और मिल रही है सैलरी 50,000, लेकिन वो वहां पे सिर्फ अर्न कर रहा है 30,000, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास सब नॉर्मल प्रॉफिट, या इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक लॉस। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसी की एक्सप्लेनेशन यहां पे है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ oligopoly markets, which of the following statements are correct। आपने यहां पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ oligopoly market। करो आंसर। बैरियर्स टू एंट्री आर टिपिकली हाई, प्रिवेंटिंग न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इजीली। क्या ओलिगोपोली में बहुत ज्यादा बैरियर्स होते हैं? बताओ जरा। बिल्कुल बैरियर्स होते हैं। अगर हम देखेंगे, ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ सेलर बहुत कम है, फ्यू सेलर्स हैं, लेकिन उनका जो मार्केट शेयर है ना वो बहुत ज्यादा है।
जैसे अगर हम देखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री, जहां पे एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, ये 4 कंपनीज आप ले लो। फ्यू सेलर्स हैं, लेकिन इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, पूरे इंडिया को ये कवर करते हैं। अब यहां पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप और मैं मिलके एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा चाहिए। हमें इनके साथ कंपटीशन करना है, हमें पूरे इंडिया के अंदर सेटअप करना है। पहले तो हमारे पास यहीं पे आ गई एक रेस्ट्रिक्शन, यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। फिर पेटेंट्स बहुत ज्यादा इन्होंने करवाए होंगे, हम उनको छू भी नहीं सकते हैं, तो टिपिकली यहाँ पे बैरियर्स होते हैं। ये करेक्ट है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ प्राइस कंपटीशन लीडिंग टू कांस्टेंट प्राइस चेंजेस। बताओ, आप मुझे बताओ, एयरटेल और जियो, क्या ये आपस में प्राइस कंपटीशन करते रहते हैं, जिससे कभी आपको मिलता है जियो 50 रुपए का कोई पैक, कभी मिलता है 40, कभी हो जाता है 60, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं? बताओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिग्री ऑफ प्राइस कंपटीशन है, डेफिनेटली प्राइस कंपटीशन यहां पे है, लेकिन फर्म ज्यादातर प्रेफर करती है नॉन प्राइस कंपटीशन। वो प्राइसेस को चेंज नहीं करती है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभार जियो वाले आपको एक्स्ट्रा डेटा दे देते हैं, वही प्राइस रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी 50 है, एयरटेल में भी 50 है, प्राइसेस को वो फिक्स रखेंगे, डेटा आपको दे देंगे। कभी कभार एयरटेल आपको किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फ्री दे देगा। यानी जो बाकी चीजें हैं ना, नॉन प्राइस कंपटीशन, वो यहां पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो ज्यादा चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। फर्म्स आर, ये करेक्ट है, सॉरी ये रॉन्ग है। फर्म्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग। यहां पे फर्म्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म कम है। ये करेक्ट है। द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। क्या यहां पे बहुत ज्यादा छोटी छोटी फर्म्स होती हैं? नहीं, यहां पे फ्यू फर्म, वो बहुत बड़ी होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन, यानी ए एंड सी आपके पास करेक्ट है। अगर हम देखेंगे ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी होती है, हमने पढ़ा है ना, किंक डिमांड करो। किंग के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहां पे पता ही नहीं चलता है। अगर फॉर एग्जांपल एक फर्म अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर देगी, दूसरी फर्म प्राइसेस को फॉलो अप नहीं कर रही है, उसने इंक्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से इस कंपनी के सारे कस्टमर इधर चले जाएंगे। तो उस वजह से प्राइस कंपटीशन तो है, लेकिन फिक्स रहती है। यहां पे प्राइस रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, इतनी आसानी से किसी कंपनी के लिए यह नहीं होता है कि वो अपनी प्राइसेस को चेंज करे। वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, इनमें से कौन सा एक इसेंशियल फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का? क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है? नहीं। ये किसमें होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली में। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट एनी टाइम, यानी मल्टीपल प्राइसेस आपको चार्ज की जाएगी एक ही प्रोडक्ट के लिए, ऐसा है ना। मैनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स है? नो। ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी टाइम, किसी टाइम पे भी आ जाओ ना, एक ही गुड के लिए, जो आइडेंटिकल गुड्स है उनके लिए आपको एक ही प्राइस पे करनी पड़ेगी। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में यहां पे आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन हैं। In equilibrium, the quantity that all firms wish to sell equals the quantity all consumer want to buy. बताओ, यानी इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता है कि टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। क्या होता है ऐसा इक्विलिब्रियम पे? बिल्कुल होता है, पढ़ा है हमने। Excess supply exists when the market demand is greater than the market supply. बताओ, एक्सेस सप्लाई कब होती है? जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, है ना। जब सप्लाई ग्रेटर देन होगी डिमांड से, तो हमारे पास क्या होगी? एक्सेस सप्लाई है। तो ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर अ प्रोडक्ट, आपके पास यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड
एंड क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशंस गिवन है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिमांड, आपने यहां पे इक्विलिब्रियम डिमांड फाइंड करना है। करो, कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसी स्टेट जहां पे टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना। अब क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास है 30 माइनस 3p, यानी ये फिर इक्वल है 20 प्लस 2p। आसान है। अच्छा सॉरी यहां पे है 20 प्लस 2p, यहां पे 2p प्लस में है, इधर जाके माइनस में बनेगा। 30 यहां पे माइनस में है, इधर जाके प्लस में बनेगा, तो मैं लिखूंगा -3p। इसको मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा -2p। 20 अपनी जगह पे, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो -30। ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो -5p इज इक्वल टू -10, क्योंकि 30 के साथ माइनस है, बड़े के साथ जो माइनस होता है, जो साइन होता है वही आगे रहता है। ये और ये कैंसर, p इज इक्वल टू 5 इधर डिवाइड में जाएगा, तो 5 2 10। अगर आपसे पूछी जाती इक्विलिब्रियम प्राइस तो आप कहते 2, लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछी है इक्विलिब्रियम डिमांड, तो डिमांड के अंदर आप वैल्यू पुट करो। अगर आपसे पूछते इक्विलिब्रियम सप्लाई तो यहां पे करते हैं, ठीक है। तो 30 माइनस 3 इंटू पी, प्राइस कितनी है? तो 30 माइनस 6 विच इज 24। तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम डिमांड, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताओ यहां पे इक्विलिब्रियम सप्लाई कितनी आएगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। यहां पे मैंने इसको सॉल्व किया, मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, करो मैच मार्केट फॉर्म्स और उनके यूनिक फीचर्स। करो। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? प्राइस रिजिडिटी है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है। होमोजेनियस हमें पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ मोनोपोली में क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक ही प्रोडक्ट लेकिन डिफरेंट बायर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, क्योंकि इनके पास फुल कंट्रोल है, जो मर्जी करो। तो ये इसके साथ आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ ओलिगोपोली में क्या है? ओलिगोपोली में हमने प्राइस रिजिडिटी, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स। अब ये प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होता है अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना। आपने देखा होगा यार, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सोप इंडस्ट्री में हम देखेंगे, डेटॉल है, लक्स है, बाकी कोई भी सोप है, हर एक फर्म इस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करती है कि वो आपको लगता है कि यही ओरिजिनल है, यही सबसे ज्यादा यूनिक है। आपको लगता है कि जो डेटॉल सोप है वही कीटाणु को मारती है, बाकी कोई भी सोप नहीं मारती है ना। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने इतनी एडवर्टीजमेंट की है कि ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, यानी वो यूनिक दिखने लगता है। हमें लगता है कि लक्स की वजह से हमें खुशबू आएगी, या किसी और जो सोप है या कुछ और भी है वहां पे उसका यूनिक एक फीचर बना देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। इसको यहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको पीछे समझाया वही यहां पे भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मार्केट फॉर्म लीड्स टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स देन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन लिए, एडवांस लेवल, यूजीसी नेट, यूपीएससी, हर एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने कलेक्ट किए। अब आपका काम है, प्लीज आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना है। बहुत मेहनत से ये मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने बताना है विच मार्केट फॉर्म लीड्स टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कहां पे सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो जाती है। बताओ। परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपोली में। ज्यादातर बच्चे यहां और यहां फंसे हुए। देखो,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अब ये क्यों? मैंने आपको बोला ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उनका जो शेयर है ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ी सी फर्म है लेकिन उनका शेयर बहुत ज्यादा है। अब अगर उनका शेयर बहुत ज्यादा है तो उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते होंगे, जहां से उधर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे ज्यादातर नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। अब अपने प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टाटा है, ये चाहेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट ज्यादा कैसे बिकेगा, इसकी गाड़ी कैसे बिकेगी, ये इसको हाइब्रिड बना देगी। कभी कभार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगी जो सेम दूसरी गाड़ी में उसी रेंज में है लेकिन वो उसमें नहीं है। तो इन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से वो इस कंपटीशन में सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता कौन सी मार्केट फॉर्म में सबसे कम टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं, कहां पे होते हैं? वो है परफेक्ट कंपटीशन। क्यों? अगर हम देखेंगे लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। क्या यहां पे मतलब है कुछ भी नहीं उसको मिल रहा है? बताओ। नहीं, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। यानी एंटरप्रेन्योर अगर कहीं और कंपनी में काम करता ना, उतना उसको अपनी कंपनी में मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पे उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं है कि वो उठा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दे, वो टेक्नोलॉजी में लगा दे, उतना तो है नहीं उसको। इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन में सबसे कम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे दो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है regarding the profit maximizing equilibrium point, monopoly and perfect competition. First statement है in monopoly price is greater than the marginal revenue and marginal cost. क्या equilibrium point पे प्राइस ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप देखोगे ना, हमने पढ़ा था देयर आर टू कंडीशंस, हमारे पास दो कंडीशंस होती थी मोनोपोली में एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहली, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये फर्स्ट। सेकंड हमारे पास होता था कि जो मार्जिनल कॉस्ट करो है वो कट करती थी मार्जिनल रेवेन्यू करो को फ्रॉम बिलो। इस पॉइंट पे जो एवरेज रेवेन्यू है ना, एवरेज रेवेन्यू ये ग्रेटर होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड ये दोनों इक्वल होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के। अब जो एवरेज रेवेन्यू है ना, यानी रेवेन्यू पर यूनिट, ये एंड प्राइस तो सेम होता है, इसका मतलब प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या ये होता है? अब परफेक्ट कंपटीशन में भी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट करो कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। एक और यहां पे होता था जो एवरेज रेवेन्यू है ये मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस। क्यों? अब देखो मोनोपोली में अगर मोनोपोलिस्ट जो सेलर है वो चाहता है मेरी चीजें ज्यादा बिकी तो उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो होती है या प्राइस लाइन होती है, समझ गए ना आप? क्योंकि अब जो मोनोपोली है ना, ये तो है इसका फुल कंट्रोल तो है, लेकिन फुल कंट्रोल है इसको बेचने पे, खरीदने पे तो नहीं है ना। आप और मैं जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, मोनोपोली है गवर्नमेंट की, अगर वो बहुत ज्यादा महंगा कर देंगे बिजली को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं तो हम नहीं खरीदेंगे, है ना, हम कुछ ना कुछ करके रह लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली को इस्तेमाल करें तो उसको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, समझ गए ना। इस वजह से डाउनवर्ड इसका स्लोप होता है। जो फर्म की डिमांड करो होती है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जाता है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यहां पे हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होती है, प्राइस बिल्कुल फिक्स होती है, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यही यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो यहां पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। यहां पे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन an individual firm incurs zero selling cost because it its perfectly elastic demand curve ensures that any expenditure on advertising will fail to yield additional market share। हम जानते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म की डिमांड करो है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। यहां पे प्राइसेस फिक्स होती हैं। अगर कभी कभार परफेक्ट कंपटीशन में फर्म एडवर्टीजमेंट करेगी, ठीक है, तो उससे उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्म का जितना भी आउटपुट है वो उसको बेच सकती है एट प्रिवेलिंग प्राइस, क्योंकि सारी फर्म की एक ही प्राइस है, सारे प्रोडक्ट सेम है। तो वो अगर एडवर्टाइज करेगी अपने प्रोडक्ट का तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। A monopsony is a market condition characterized by a single dominant seller dictating terms to a large multitude of buyers। क्या ये करेक्ट है? अब जो मोनोप्सोनी है ना, ये जस्ट अपोजिट होता है मोनोपोली का, ठीक है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मोनोप्सोनी में सिंगल बायर होता है, खरीदने वाला यहां पे सिंगल होता है। तो यहां पे होना चाहिए था सिंगल डोमिनेट बायर, तब ये करेक्ट होती, यानी ये रॉन्ग है। Bilateral monopoly refers to a market situation that features exactly one buyer and one seller, यानी दोनों तरफ से मोनोपोली है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी यहां पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहां पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। The kinked demand curve model in an oligopolist market provides a comprehensive explanation for how firms initially determine their market price। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, वरना इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर सकते हो। यहां पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चलेगा। देखो, जो हमारे पास किंक्ड डिमांड कर्व है ना, ये हमें इनिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस नहीं बताती है कि फर्म इनिशियली किस तरह से अपनी प्राइसेस को डिटरमाइन करेगी ना, ये नहीं बताती है। ये हमें बताती है किंक की वजह से अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने प्राइसेस में कुछ चेंज की तो दूसरी फर्म कैसे रिएक्ट करेगी, ये हमें शो करती है प्राइस रिजिडिटी। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, दूसरी फर्म नहीं कर रही है, तो इसके सारे कस्टमर भाग जाएंगे। उस वजह से ना तो ये कंपनी चेंज करती है ना तो ये, यानी यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी को शो करता है कौन? किंक्ड डिमांड करो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विल inevitably face excess capacity in long run even when their economic profits are driven down to zero। अब यहां पे भी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट वो लॉन्ग रन में अर्न कर रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यानी यहां पे भी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड ये एक यूनिक फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, एक्सेस कैपेसिटी, यानी जितनी इनके पास कैपेसिटी है उतना कम ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पे आपके पास क्या है? ओनली वन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट के लिए जो सेलर है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट कस्टमर को या डिफरेंट बायर्स को। Price discrimination is possible only when the seller has some degree of market power। अब एक जो सेलर है वो डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है, वो चार्ज तब करेगा जब उसके पास पावर होगी। जब पावर ही नहीं होगी तो चार्ज कैसे करेगा? यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है।
थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको हम बाद में देखेंगे। फिर यहीं पे थोड़ा सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थर्ड डिग्री के बारे में है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो भाई, हमारे पास फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। क्या मतलब इसका? चार्जिंग ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे। जितना आप मैक्सिमम पे कर सकते हो ना, उतना वो निचोड़ लेगा। यानी यहां पे कंज्यूमर सरप्लस कुछ भी नहीं है। ठीक है। सेकेंड डिग्री, डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। यहां पे क्वांटिटी के बेसिस पे प्राइसेस चार्ज की जाती हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा सामान खरीदोगे तो उस हिसाब से प्राइसेस आपको चार्ज की जाएंगी। अगर आप थोड़ी सी खरीदोगे तो हो सकता है यहाँ पे हाई प्राइसेस आपको पे करनी पड़ी, यहाँ पे कम आपको पे करनी पड़ी। ठीक है, ये होता है सेकंड डिग्री में, यानी क्वांटिटी के हिसाब से प्राइसेस चार्ज की जाती है। थर्ड डिग्री में द सेलर्स डिवाइड्स कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स। थर्ड डिग्री में जो सेलर होता है वो कंज्यूमर को डिवाइड करता है ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ एज हो गया, लोकेशन, इनकम या टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, जैसे मेल फीमेल में कर दिया, मेल के लिए अलग प्राइस, फीमेल के लिए अलग प्राइस। कभी कभार आप देखते होंगे ऐसा होता है। उसके बाद जैसे ओल्ड एज है, रेलवे के अंदर आप देखते हो ओल्ड एज हो गया, स्टूडेंट्स के लिए हो गया, तो अलग अलग कस्टमर को डिवाइड किया जाता है। ये कहां पे होता है? थर्ड डिग्री में। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, इसकी क्या कंडीशन है? पहले नंबर पे फर्म मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर। उनके पास पावर होनी चाहिए प्राइस चार्ज करने के लिए, पहले नंबर पे। द फर्म मस्ट बी एबल टू सेगमेंट द मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फिर जो सेलर है वो मार्केट को डिवाइड करना चाहिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर में, अगर ऐसा पॉसिबल है। हो गई दूसरी कंडीशन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट डिफर सिग्निफिकेंटली अमंग दीज ग्रुप्स। अब सेलर ने डिवाइड किया, एक हो गया स्टूडेंट, हो गया मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब इन हर एक में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना वो अलग होनी चाहिए। यानी प्राइस की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है डिमांड के ऊपर, हो गई हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी। अब अगर फॉर एग्जांपल वो मेल से बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, या इन तीनों से वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है और ये खरीद ही नहीं रहा है, तो ये सब चीजें इसको देखनी है, कहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, कहां पे कम है। The firm must be able to prevent or limit arbitrage, meaning consumers from the lower priced market segment cannot easily resell the product to consumer in the higher priced market। यानी वो प्रोडक्ट को ट्रांसफर नहीं करने चाहिए, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मोनोपोलिस्ट है, सेलर है, उसने चीजें सस्ती दे दी स्टूडेंट्स को, उन्होंने आगे आगे बेच दी, है ना, मेल्स को, जिनको वो हायर प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, तो फिर उनकी वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां रहेगी? तो ये चीजें होनी चाहिए। अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, जो यहां पे हमने लिखा ना कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो यहां तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट उठा के वो हायर प्राइसेस के ऊपर वो दे देंगे उनको, है ना। तो ये जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ज्यादा सर्विस सेक्टर में होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो डंपिंग है ना, इन्वॉल्व सेलिंग अ प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइस। फॉरेन मार्केट में कम प्राइस पे इसको बेचना और अपने डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइसेस पे बेचना। क्यों ऐसा क्यों होता है? इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए। एंड जो डंपिंग है ये भी आती है हमारे पास थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, डंपिंग के लिए कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा फेमस है? बताओ। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट मार्केट। ठीक है, सेगमेंट बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी करेक्ट है। ये वाला रॉन्ग था। डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी करेक्ट है। यानी कि आपके पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कस्टमर his or her reservation price is called। बताओ भाई, अगर एक सेलर कस्टमर को चार्ज कर रहा है रेजर्वेशन प्राइस, तो फिर इनमें से क्या होगा? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। यहां पे मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि भाई प्राइस रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन प्राइस किसको कहते हैं? रिजर्वेशन प्राइस हो गई
हाईएस्ट जितना एक बायर पे कर सकता है, मैक्सिमम प्राइस। बताओ कौन सी डिग्री में ऐसा होता है जहां पे पूरा जो सेलर है वो निचोड़ता है? वो होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे जितना एक बायर पे करना कर सकता है ना, उतना उसको वो निकालता है। यानी यहां पे जो कंज्यूमर सरप्लस है ना, कंज्यूमर सरप्लस कन्वर्ट हो जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस में। अच्छा, ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई शर्ट देखी, आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि यार इस शर्ट के लिए मैं पे करूंगा 500, ठीक है ना? 500 में इस शर्ट को आप आराम से घर ले जाओगे। लेकिन जब आप उस शॉप वाले को पूछते हो कि ये शर्ट कितने की है, वो आपको कहता है ये 200 की है। बताओ मुझे आप कितने खुश हो जाओगे? यानी ये जो 300 है ना, ये आपके पास कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, तो यहां पे ये खुशी आपको नहीं मिलती है। हाँ, ये खुशी यहां पे किसको मिलती है? प्रोड्यूसर को। इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द डिमांड करो इन अ मोनोपोली इज। बताओ भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरिजन में मोनोपोली में डिमांड करो कैसी होती है? इक्वली इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, इनफाइनाइटली इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक? बताओ भाई। देखो, इलास्टिक का मतलब प्राइस की वजह से, अगर प्राइसेस चेंज हो जाए उसकी वजह से डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है, थोड़ा पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अब मोनोपोली में एक ही सेलर है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे लेस इलास्टिक होता है। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो यहां पे मोर इलास्टिक होता है। करेक्ट आंसर यहां पे आएगा सेकंड ऑप्शन। जैसे यहां पे मैंने लिखा है ज्यादा सेलर, तो ज्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी ये चीज नहीं तो ये नहीं तो ये। ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अगर आपके पास सेलर ही कम है तो सब्स्टिट्यूट भी कम होंगे। जब सब्स्टिट्यूट कम है तो इलास्टिसिटी भी कम होगी। अच्छा, यहां पे आपके पास मैच है, शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व ऑफ फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर। यूजीसी नेट में ये आया था क्वेश्चन। करो किंक डिमांड करो। बताओ भाई, किंक डिमांड करो कहां पे होती है? आंखें बंद करके सब बोल सकते हैं, ऑलिगोपोली में। इनफाइनाइटली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन करो, कहां पे इनफाइनाइट होती है इलास्टिसिटी? बताओ। यानी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, तो ये होती है परफेक्ट कंपटीशन में। अच्छा, रिलेटिवली लेस इलास्टिक कहां पे होती है? मोनोपोली में। एंड हायर इलास्टिसिटी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। द एवरेज रेवेन्यू करो एंड इंडस्ट्री डिमांड करो इज आइडेंटिकल इन केस ऑफ। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज रेवेन्यू करो एंड इंडस्ट्री डिमांड करो कहां पे आइडेंटिकल होती है? कॉन्सेप्ट समझो। एवरेज रेवेन्यू करो यानी प्राइस, यानी आप कह सकते हो कि फर्म फर्म डिमांड करो, कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में फर्म की डिमांड करो ही इंडस्ट्री की डिमांड करो होती है? मोनोपोली में, क्योंकि वहां पे फर्म ही अपने आप में क्या होती है? इंडस्ट्री होती है। वहां पे तो कोई दूसरा उसका होता ही नहीं है सेलर। तो ये हो गया एवरेज रेवेन्यू करो क्या होती है? इंडस्ट्री डिमांड करो। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डायरेक्शन, गो थ्रू द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये यूजीसी नेट ने पूछा था। अब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये सब चीजें यहां पे लिखी हैं, हालांकि इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये डायग्राम वहां पे दी थे क्वेश्चन पेपर में, ये डायग्राम थी एंड इतना है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन में था, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन को ऐसा लगे कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या यहाँ पे पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट प्राइस विल बी चार्ज अंडर मोनोपोली? सिंपल आपने ये बोलना है, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन मोनोपोली कौन सी प्राइस चार्ज करेगा? बताओ भाई। ये आपके पास यहां पे प्राइसेस हैं, ये है आउटपुट। अब हमें पता है, क्या पता है भाई आपको? इन केस ऑफ मोनोपोली दो कंडीशंस होनी चाहिए।
सेटिस्फाई करने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। पहली, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एक दूसरा, हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट करो है ये काटनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से। देखो इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। दूसरा, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू को काट रही है। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मुझे बताओ यहां पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आएगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर हम नीचे जाएंगे ये, तो यानी OX1 ये हमारे पास आएगा इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, अब मुझे आप बताओ यहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आएगी, बताओ। देखो इसको यहां पे अगर हम ऊपर लेते हैं ना, जहां पे ये एवरेज रेवेन्यू करो, ये होगी डिमांड करो इसको कहो, या आप कहो एवरेज रेवेन्यू करो, एक ही बात है। जहां ये ऊपर इसको टच कर रही है ना, तो इतना प्राइस ये चार्ज करेगा, यानी OE प्राइस। OE प्राइस, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इधर लेते हैं, नहीं, जहां पे ये एवरेज रेवेन्यू को टच करेगा तो वो प्राइस चार्ज होती है, वही इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। या इसको आप कहो OE प्राइस या कहो X1A प्राइस। ठीक है, तो यहां पे OE प्राइस है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। अगर ये जो यहाँ पे डिटेल है ना, इसको आप समझना चाहते हो ना, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या एक्चुअल में। मोनोपोली चार्जेस अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, नॉट ऑल कंज्यूमर्स हु वैल्यू द गुड एट मोर देन इट्स कॉस्ट बाय इट। क्या मतलब इसका? अब जो मोनोपोलिस्ट है ना, एक्चुअल में ये क्या करता है, जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, ये इस कॉस्ट से बहुत ज्यादा ऊपर अपनी प्राइसेस फिक्स रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉस्ट आ जाए 50 रुपए, जो एक बायर होता है, जो कंज्यूमर होता है ना, वो इसको 70 तक देने के लिए तैयार है। अगर 70 इसकी प्राइस रखे ना, तो कंज्यूमर आराम से इसको खरीद लेगा। लेकिन ये इसकी प्राइसेस रखता है 100। अब 100 रखने की वजह से वो कंज्यूमर नहीं खरीद पाता है। यानी इसको समझो, मोनोपोली चार्जेस अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर वो चार्ज करता है। नॉट ऑल कंज्यूमर हु वैल्यू द गुड एट मोर देन इट, यानी जो कंज्यूमर हैं वो मान के चलते हैं अपने दिमाग में कि मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर उन्होंने वैल्यू रखी, यानी 70 देने के लिए तैयार थे। लेकिन जो मोनोपोलिस्ट है वो इससे ज्यादा इसको रखता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, thus the quantity produced and sold by the monopoly is below the socially efficient level। अब जब वो चीजें खरीदी नहीं जाएगी तो मोनोपोलिस्ट फिर उससे कम प्रोडक्शन करती है, यानी जितनी सोसाइटी में होनी चाहिए थी उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अगर वो चीजें सोसाइटी के अंदर आती तो उनकी कुछ वैल्यू हो जाती, अब वो वैल्यू नहीं आई है ना, तो इसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। जो चीजें नहीं बिकी, अगर वो सोसाइटी के अंदर आती तो उनसे फायदा हो जाता लोगों को, लेकिन वो नहीं आती, तो इसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस, रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन द डिमांड करो एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब ये जो है ना, ये आपके पास है मार्जिनल कॉस्ट, और ये हो गया ये, और ये बन गई ना ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी ये वाले ऐसे, तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये शो करती है डेड वेट लॉस। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपने ये चीज याद रखनी है कि कौन सी प्राइस चार्ज करेगा। ये आपके पास है इक्विलिब्रियम आउटपुट, और ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए समझा दिया, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज होने चाहिए। ठीक है, तो देखो बस यही जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया, प्लीज इसको आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना है।